आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करते हैं भारत के भौतिक विभाग, जो कि इससे पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। उसमें उत्तर का मैदानी भाग हम लोग स्टडी कर रहे थे। उत्तर के मैदानी भाग की निर्माण प्रक्रिया के आधार पे उसके परिचय के बारे में और इसका प्रादेशिक विभाजन मैप के थ्रू हम लोगों ने देख लिया था। आइए प्रादेशिक विभाजन को हम लोग जो है वो विस्तृत अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रदेश के हिसाब से, या हम कहें कि इसके प्रादेशिक विभाजन में 4 भागों में इसको बांटा गया है। नंबर 1 पंजाब का मैदान, नंबर 2 राजस्थान का मैदान, नंबर 3 गंगा का मैदान और नंबर 4 असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि अगर इसके विस्तार की या इसके विस्तृत रूप की हम बात करते हैं तो यह है पंजाब में मुख्य रूप से, जबकि पंजाब के साथ साथ हरियाणा और कुछ भाग जो है वो दिल्ली का भी पड़ता है। तो इन राज्यों में या इन क्षेत्रों में यह मैदान जो है वो मुख्य रूप से फैला हुआ है। पंजाब, जो कि इसके नाम को अगर हम संधि विच्छेद कर से देखते हैं तो पंज प्लस आब, आब का मतलब होता है दोआब, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र। कोई दो नदियां जो है वो इस तरह से बह रही है और इनके बीच का जो ये उपजाऊ क्षेत्र होता है वो कहलाता है दोआब। पंज इट मीन्स 5, यानी 5 दोआबों वाला यह क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। और दोआब मैंने आपको बताया कि 5 नदियों का दोआब, यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और अगर ये पंजाब की इन दोआब के बारे में बात करें तो वैसे तो हम क्या है कि जब भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ सबसे ऊपर की ओर हो जाती है सिंधु, इस दोआब के बारे में बात करें तो, और सबसे नीचे की ओर हो जाती है सतलुज, चिनाब, चिनाब में आकर के मिलती है रावी, और सतलुज में आकर के मिलती है व्यास। सॉरी, चिनाब में ही आकर के मिलती है व्यास। अगर इन 5 नदियों के दोआब की हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में पंजाब के मैदान में देखिए मुख्य रूप से तो सतलुज, व्यास और एक बीच में नदी और रह गई झेलम नदी, झेलम। फिर आती है चिनाब में मिलने वाली रावी, फिर आती है व्यास। हाँ, अब देखिए इन 5 दोआबों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे उत्तर में बहने वाली सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, और इन नदियों के द्वारा बनाए गए पंजाब 5 जो दोआब बनते हैं, सिंधु और झेलम के द्वारा जो दोआब बनता है वो कहलाता है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब, यानी सिंधु और झेलम नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो दोआब है, वो क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। जबकि झेलम और चिनाब के बीच, झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है जिसे कहा जाता है चाज या छाज, कौन सा दोआब? छाज दोआब। यानी इनको नाम भी याद रखने के लिए आप देखिए कि दोनों नदियों का एक एक शब्द इसमें लिया गया है। तो चिनाब और झेलम के बीच में छाछ और सिंधु सागर, ये इसके नाम से ही, सिंधु के नाम से ही है सिंधु सागर दोआब। देन चिनाब और रावी के जो बीच का क्षेत्र है वो आ जाता है रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। नंबर 3 रचना दोआब। इसमें भी देखिए
रावी से ले लिया र, और चिनाब से ले लिया चना, यानी रचना, दोआब। अब आता है रावी और व्यास के बीच का जो दोआब है वो कहलाता है वारी दोआब, वारी दोआब। नंबर 4 वारी दोआब। और नंबर 5 जो दोआब आता है बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। और आपको अब तक प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि ये बिस्त दोआब किन नदियों से बना? व्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? बिस्त दोआब। तो ये 5 जो दोआब बनते हैं, इन 5 दोआबों से निर्मित यह जो मैदानी भाग है ये क्या कहलाता है? पंजाब का मैदान, जिसमें 5 दोआब मैंने आपको बताया, सिंधु सागर दोआब, चाच दोआब, रचना दोआब, वारी दोआब और बिस्त दोआब। तो ये जो मैदानी भाग है ये क्या है? अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जो कि विशेष तौर से कृषि के लिए उपयुक्त है। तो इन 5 नदियों के द्वारा ये दोआब बनाया जाता है। कौन सा क्षेत्र? पंजाब का मैदान। इस मैदानी क्षेत्र में देखिए मुख्य रोल जो है वो कौन कौन सी नदियों का? सतलज, व्यास और रावी नदी का है, क्योंकि पंजाब से मुख्य जो क्षेत्र है वो इसी का आता है, सतलज, व्यास और रावी का। लेकिन चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान आता है। तो ये हो जाता है पंजाब का मैदान, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में फैला हुआ है, और 5 दोआबों से यह निर्मित क्षेत्र है। अब कुछ कुछ शब्द इस मैदानी भाग में आते हैं जिनका आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जैसे ये पंजाब का जो मैदान है, वैसे ये मुख्य रूप से आता है बांगर क्षेत्र में। और जैसा कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बांगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ नदियाँ जो है वो कभी कभी अपने बाढ़ का जल उस क्षेत्र तक पहुँचाती हैं, वो कम उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र क्या होता है? बांगर क्षेत्र। तो पंजाब का मैदान भी क्या है? वैसे तो बांगर क्षेत्र में आता है, लेकिन कभी कभी यहाँ नदियाँ जो है वो बाढ़ का जल यहाँ तक पहुँचा देती है। उस बाढ़ युक्त मैदान को यहाँ क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बेट शब्द पंजाब के मैदान में ही पर्टिकुलर शब्द काम में लिया जाता है कि नदियाँ जब अपने बाढ़ का जल पहुंचा देती है, या हम कहें कि खादर युक्त नदियों का जो क्षेत्र है वो यहाँ क्या कहलाता है? बेट कहलाता है। एक यहाँ शब्द आता है चोस। क्या आता है? चोस। और चोस उस क्षेत्र को कहते हैं, या पर्टिकुलर उस आकृति के लिए नाम काम में लिया जाता है जहाँ पंजाब के मैदान में जो नीचे क्षेत्र हैं, जो नीचे जो गड्ढे वाले क्षेत्र हैं, उनमें जब बाढ़ नदियाँ कभी कभी जब नदियाँ बाढ़ का जल लेकर के आती है तो उन नीचे क्षेत्रों में, उन गड्ढों में जो जल भर जाता है उसे क्या कहा जाता है? चोस कहा जाता है। एक यहाँ शब्द आता है खोल। क्या आ जाता है? खोल शब्द। खोल जो है, जो कहीं कहीं भाबर क्षेत्र इस मैदान में पाया जाता है, तो भाबर के बीच में कहीं कहीं जो रिक्तता रह जाती है, कुछ खाली स्थान जहाँ रह जाता है कंकड़ पत्थरों के बीच बीच में, उन्हें क्या कहा जाता है? खोल कहा जाता है। तो ये बेट, चोस, खोल, ये शब्द आप ध्यान में रखिए। और एक शब्द आता है धाया। क्या आता है? धाया शब्द भी यहाँ काम में लिया जाता है। धाया शब्द होता है कि नदियों का ऐसा भाग जो कि खादर और बांगर का डिवाइडेशन करता हो, यानी एक क्षेत्र जहाँ एक क्षेत्र का एक पार्ट जहाँ तो नदियों का जल, बाढ़ का जल पहुँचता है, और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ नहीं पहुँचता, तो उन दोनों का जो पार्टीशन करता है, जो ऊंचे थोड़ा ऊंचाई वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? धाया कहलाता है, नदियों का किनारे वाला भाग। तो ये शब्द यहाँ काम में लिए जाते हैं कौन से क्षेत्र में? पंजाब के मैदान में। नेक्स्ट इसका प्रादेशिक विभाजन नंबर 2 हम देखते हैं। देखिए इसका डायग्राम भी आप लोगों ने साथ साथ बना लिया होगा, और शॉर्ट नोट भी आप लोग साथ के साथ बनाते जाइए, ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी रेफरेंस बुक से आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 2 आ जाता है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, जैसा कि आप नक्शे में भी देख रहे हैं कि राजस्थान में फैला हुआ यह मैदानी भाग जो है, अगर इसको और अच्छे से हम देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। और राजस्थान के मैदान में आप देखिए कि अरावली पर्वतमाला से लेकर के, अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई अरावली पर्वतमाला जो है,
यहाँ से लेकर के पश्चिम में पाकिस्तान तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है? राजस्थान का मैदान, यानी ये राजस्थान मैदान में आता है। दूसरी इसकी विशेषता कि एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो इसको क्या है? दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस मैदानी भाग को दो भागों में बांटती है। इस समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है बांगर क्षेत्र, और पश्चिम की ओर का जो भाग कहलाता है ये कहलाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। यानी राजस्थान के मैदान को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। समवर्षा रेखा जो है वो दो भागों में बांटती है। इसका पूर्वी भाग कहलाता है बांगर क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, जबकि पश्चिमी भाग कहलाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र यानी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व की ओर का जो भाग है, जहां संपूर्ण वर्षा के क्षेत्र में जो है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि इसके पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस बांगर क्षेत्र को राजस्थान बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। राजस्थान बांगर क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कुछ पलाया झीलें, यानी कुछ लवणीय झीलें, जिन्हें पलाया झीलें भी कहा जाता है, वो भी पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांबर झील, डीडवाना झील, आप नोट भी कर सकते हैं। सांबर झील, डीडवाना झील, लूणकरणसर झील, कोलायत झील, ये क्या है? यहाँ स्थित पलाया झीलों के ही उदाहरण हैं, जिसमें से सांबर झील जो है वो अपने भारत देश की सर्वाधिक लवणीय झील कही जाती है। जबकि राजस्थान बांगर क्षेत्र जो है, इस राजस्थान बांगर क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी, जो कि अरावली की नाग पहाड़ियों से निकल करके और दक्षिण की ओर बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में यह गिर जाती है। तो ये क्या है? इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो ये हो जाता है राजस्थान का मैदान, जिसे मैंने आपको बताया कि अरावली के पश्चिम की ओर, या हम कहें कि अरावली के पश्चिमी छोर से लेकर के पश्चिम में पाकिस्तान तक फैला हुआ यह क्षेत्र क्या कहलाता है? राजस्थान का मैदान, जिसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है, मरुस्थलीय क्षेत्र और राजस्थान बांगर क्षेत्र। अब आ जाता है प्रादेशिक विभाजन में नंबर 3 गंगा का मैदान। कौन सा भाग? नंबर 3 गंगा का मैदान। गंगा नदी जिस क्षेत्र में बहती है, इसको भी देखिए, हम अगर मैप के थ्रू देखते हैं, इसको थोड़ा अगर और बड़ा बना लें समझने के लिए, तो गंगा नदी जो इस क्षेत्र में बहती है, उस क्षेत्र में जो गंगा नदी का अपवाह है, उसके आधार पे, या हम कहें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जो है इसको गंगा के अपवाह या समवर्षा रेखा के आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। और वो 3 भाग जो आते हैं वो आ जाते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। नंबर 2 आ जाता है मध्य गंगा मैदान। और नंबर 3 जो आ जाता है वो आ जाता है निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान, यानी इस मैदानी भाग में जो गंगा का अपवाह क्षेत्र है, उसी आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी जहाँ से उत्तराखंड से निकलती हुई यह नदी जो है मैदानी भाग में आती है, वहाँ से लेकर के पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट और फिर तीसरा पार्ट, यानी ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। अगर हम ऊपरी गंगा मैदान की बात करें तो पश्चिमी यूपी का जो भाग है, यानी पश्चिमी यूपी, यहाँ तक तो आ जाता है पंजाब के मैदान वाला भाग, यहाँ से लेकर के पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वी यूपी तक का जो भाग है, ये किस में आ जाता है? ऊपरी गंगा मैदान में आ जाता है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ क्षेत्र है, यानी गंगा के इन तीनों भागों की हम बात करें तो ये कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है, जबकि
सबसे पहले तो हम लिखते हैं कम उपजाऊ, जबकि पूर्वी यूपी से लेकर के बिहार में कोसी नदी तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, मध्य गंगा मैदान, ये क्या है, अधिक उपजाऊ। अधिक उपजाऊ यानी यहाँ अगर मृदा की प्रकृति के बारे में बात करें तो यहाँ आ जाती है रेतीली मृदा, रेतीली मृदा, यहाँ आ जाती है गाद मृदा, यानी इससे क्या है कुछ चिकनी मृदा की ओर या कुछ छोटे कणों वाली मृदा, जबकि निचली गंगा का मैदान जो है वो कहलाता है मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में विस्तृत, यानी कोसी नदी से लेकर के संपूर्ण पश्चिमी बंगाल का जो मैदान है गंगा का मैदान वो क्या कहलाता है, निचली गंगा का मैदान। और ये क्या है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र आता है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, यानी इन तीनों का ये क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है कि ऊपरी गंगा कम उपजाऊ, मध्य गंगा अधिक उपजाऊ, जबकि निचली गंगा का मैदान अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ की मृदा की प्रकृति जो है वो कौन सी है, चिकनी मृदा, चिकनी मृदा यहाँ की मृदा की क्या है, प्रकृति है। देन इसका विस्तार भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्षेत्रों में, यानी यहाँ आ जाता है पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वी यूपी तक का भाग, ये आ जाता है पूर्वी यूपी से लेकर के बिहार में कोसी नदी तक का भाग, और ये कोसी नदी से लेकर के संपूर्ण पश्चिमी बंगाल में यानी संपूर्ण डेल्टा तक का जो भाग है वो क्या आ जाता है, निचली गंगा के मैदान में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ कृषि की कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी कृषि की जाती है, तो ऊपरी जो गंगा मैदान है उसमें कृषि की जाती है गेहूं, चावल और गन्ना, ठीक है। मध्य गंगा में जो खेती की जाती है वो की जाती है चावल और कपास, जबकि निचली गंगा में मुख्य रूप से या वर्ष भर चावल की ही खेती की जाती है। चावल की खेती विशेष तौर से यहाँ चावल बहुत कम मात्रा में, विशेष जो है वो है गेहूं और गन्ना, जबकि मध्य गंगा में चावल और कपास और निचली गंगा में चावल, और आप लिख भी सकते हो कि वर्ष भर यहाँ चावल की खेती की जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में स्थित मैदानी भाग के भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो नाम भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये मैदानी भाग कौन से क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले उत्तरी गंगा में, या हम कहें कि ऊपरी गंगा में जो है वो आता है रोहेल खंड का मैदान, रोहेल खंड का मैदान। दूसरा आता है अवध का मैदान, अवध का मैदान। एक और मैदान आता है गंगा यमुना दोआब, यानी पश्चिमी यूपी आप देखिए रोहेल खंड का मैदान, पूर्वी यूपी अवध का मैदान, और नीचे का जो भाग है गंगा यमुना दोआब। देन इसके बाद जो है बिहार, या हम कहें कि मध्य गंगा में जो आता है वो आता है मिथिला का मैदान। कौन सा क्षेत्र, मिथिला का मैदान। और ये तो आ जाता है ऊपरी क्षेत्र में मिथिला का मैदान, जबकि इसका जो नीचे वाला भाग है इसमें दो क्षेत्र आते हैं, गंगा सोन दोआब, गंगा सोन दोआब, और एक मैदान और आता है जिसे कहा जाता है अंग का मैदान। क्या कहा जाता है, अंग का मैदान। तो ये अलग अलग मैदान भी आप लोग ध्यान में रखिए कि रोहेलखंड और अवध का मैदान किस में आता है, ऊपरी गंगा में, यहीं आ जाता है गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। जबकि मध्य गंगा में आ जाता है मिथिला का मैदान, गंगा सोन दोआब, और नीचे की ओर मैंने आपको बताया अंग दोआब। यहाँ आ जाता है मिथिला का मैदान और नीचे का भाग आ जाता है गंगा सोन दोआब और अंग दोआब। जबकि तीसरा अगर हम बात करते हैं निचली गंगा में, तो मैंने आपको बताया था कि कोसी नदी से लेकर के बिहार में, कोसी नदी से लेकर के संपूर्ण पश्चिमी बंगाल में जो फैला हुआ भाग है मैदान का, गंगा का मैदान, उसे क्या कहा जाता है, निचली गंगा। तो इसमें कोसी नदी से लेकर के महानंदा, यहाँ से आती है महानंदा, तो इसका जो मैदान है, बीच का मैदान, जो मैदानी भाग है, इसे क्या कहा जाता है, बारिंद का मैदान, बारिंद का मैदान। जबकि इसी मैदानी भाग में बहने वाली दामोदर नदी से लेकर के यहीं बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी,
इसके जो बीच का मैदान है इसे क्या कहा जाता है? राड़ का मैदान। राड़ का मैदान। तो ये दोनों मैदानी भाग आप ध्यान रखिएगा। बारिंद का मैदान और राड़ का मैदान किस में आ जाते हैं? निचली गंगा में, जबकि रोहेलखंड, अवध का मैदान और गंगा यमुना दोआब ऊपरी गंगा में, और मिथिला का मैदान, गंगा सोन दोआब और अंग मैदान किस में आ जाते हैं? मध्य गंगा मैदान में। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ बारिंद का मैदान, बारिंद का मैदान, और नंबर 2 आ जाता है राड़ का मैदान, राड़ का मैदान। ये आ जाते हैं इन तीनों मैदानी क्षेत्र, या हम कहें कि गंगा के मैदान का जो अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। और मुख्य नदी मैंने आपको बताया गंगा नदी। फिर भी अगर इन क्षेत्रों में बात करें तो नदियों में यहाँ आ जाती है ऊपरी गंगा में गंगा और यमुना और रामगंगा, जबकि मध्य गंगा में आ जाती है गंडक, कोसी, और निचली गंगा में आ जाती है ताप्ती, महानंदा, दामोदर, स्वर्णरेखा। ये किसकी है? ये आ जाती है निचली गंगा के मैदान की। तो इस प्रकार ये हो जाता है गंगा का मैदान। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं आसाम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ कुछ शब्द जिस तरह से पंजाब के मैदान में काम में लिए थे, वैसे यहाँ भी कुछ शब्द काम में लिए जाते हैं। जैसे जो इसका मैदानी भाग का, निचली गंगा के मैदान का जो डेल्टाई भाग आता है, गंगा नदी जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो उस डेल्टाई भाग में देखिए कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो कि उच्च ज्वार के समय भी जल युक्त नहीं होता है या जलमग्न नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? चार भूमि। जबकि ऐसा भाग जो कि थोड़ा नीचा होता है और उच्च ज्वार के समय क्या होता है कि जो पानी से भर जाता है या जलमग्न हो जाता है, वो क्या कहलाती है? वो बील भूमि, जिसे क्या कहा जाता है? बील भूमि। बील नहीं, बील भूमि, बड़ी ई की मात्रा, इसे क्या कहा जाता है? बील भूमि कहा जाता है। यानी चार भूमि किसे कहा जाता है? जो कुछ ऊंचा क्षेत्र जो कि उच्च ज्वार के समय भी जलमग्न नहीं होता है, जबकि डेल्टाई क्षेत्र में ऐसा नीचा क्षेत्र जो कि जल से युक्त हो जाता है किस समय? उच्च ज्वार के समय, वो क्या कहलाती है? बील भूमि कहलाती है। इस प्रकार हमने देखा प्रादेशिक विभाजन नंबर 3 गंगा का मैदान। आइए अब हम देखते हैं नंबर 4 प्रादेशिक विभाजन में कौन सा? आसाम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। और वो भी आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अपने सिंधु गंगा के समान ही महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र को बनाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यह अपने उत्तरी पूर्वी राज्य आसाम में मैदानी भाग का निर्माण करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आसाम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से प्रवेश करती हुई, अपने भारत में नामचा बरवा, या हम बात करें दर्रे की तो यांगयाप दर्रे से, बाकी तो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे जब अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, देन उस समय हम अध्ययन करेंगे। तो ये कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे यहाँ तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, अपने भारत में जब प्रवेश करते हैं इसको दिहांग कहा जाता है, जबकि इसके आगे इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और देन यह हिमालय और शिलोंग पठार के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ रैंप घाटी में ये बहती हुई मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। और इस मैदानी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये नदी जो है ये धुबरी से लेकर के सदिया तक जो है ये क्या है? नौका गम्य यानी नाव चलाने युक्त यह नदी है। और इसी जलमार्ग को कहा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग अपने टोटल भारत में जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितनी है? 6 है। यानी अपने भारत में जो है वो टोटल राष्ट्रीय जलमार्ग जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं 6, जिसमें से
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, सॉरी अभी मैंने 1 बोल दिया था, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सदिया से लेकर के धुबरी तक, या हम कहें कि ब्रह्मपुत्र नदी में यह जो नौकागम्य क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। इसके साथ ही मैंने आपको विशेषता बताई कि यह रैंप घाटी में, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस घाटी में बहती है, तो वो रैंप घाटी में बहती है। यह हिमालय और शिलोंग पठार के बीच घाटी क्षेत्र, किस प्रकार का घाटी क्षेत्र, रैंप घाटी क्षेत्र है, इसमें यह नदी बहती है और यही जो है वो आसाम का मैदानी भाग भी बनाती है। और यह नदी जो है वो अनेक प्रवाहित क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैलती है, यानी इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है इसके बीच बीच में ही कुछ कुछ स्थलीय भाग आ जाता है, जिससे ये नदी फिर यहाँ से प्रवाहित होने लग जाती हैं। इस तरह से कुछ कुछ इसके क्या है, अलग अलग टूटे हुए भाग में यहाँ कहे कि विस्तृत रूप में यह नदी बहती है। तो इसके जो बीच बीच का स्थलीय भाग जो आता है, द्वीपीय भाग जो आता है, ये क्या होते हैं, नदीय द्वीप, यानी नदी के बीच में स्थित जो छोटे छोटे स्थलीय भाग आ जाए जिन्हें क्या कहे, नदीय द्वीप। तो यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदीय द्वीप के लिए भी विश्व विख्यात है। और इन्हीं नदीय द्वीप में जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप माना जाता है वो है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगर राज्य की बात करें तो ये आसाम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आसाम में, मैंने आपको बताया, हिमालय और शिलोंग पठार के बीच में बहती हुई यह आगे आकर के किसमें, गंगा नदी में ही मिल जाती है। और इन दोनों नदियों के द्वारा एक सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन, जिसको हमने अलग अलग 4 भागों में, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और आसाम या ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। देन फिर से इसको समझने के लिए एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए और शॉर्ट नोट जो आप लोगों ने बनाई है, इस नक्शे के थ्रू भी आपने बनाई है, देखिए आप इस नक्शे में जो है वो इन मैदानों के नाम भी साथ साथ लिख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार ये मैप देखने से ही रिवाइज हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था रोहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, गंगा यमुना दोआब, जबकि मध्य मैदान में मैंने आपको बताया था मिथिला का मैदान, गंगा सोन दोआब, अंग मैदान और एक मैदान और सरयू पार मैदान भी आप लिख लीजिएगा। इसमें बारिंद का मैदान और राढ़ का मैदान, तो इन मैदानों के नाम आप यही नक्शे में लिख लीजिए, ताकि आपको एक बार नक्शा देखते थे सारी चीज़ रिपीट हो जाए। तो इसी के साथ ही मेरा यह वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। देन नेक्स्ट वीडियो में भारत का भौतिक विभाग, जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है, पार्ट नंबर 3 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारे इस चैनल ज्योग्राफी विद सुमन के साथ आप लोग जुड़े रहिए और अपना यह वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।